एक औरत की खामोश लड़ाई। कमरे में गहरी शांति थी, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ माहौल पूरा गर्म हो चुका था। परदेश में बैठा विभव गुस्से से कह रहा था, मैं थक चुका हूँ रागनी। अब ये रोज रोज का कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही रागनी रोते हुए बोल पड़ी, आप यकीन माने मेरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ झूठ बोल रही है, बल्कि आप जो भी महंगी चीज़ें मेरे लिए भेजते हैं वो सब अगले दिन ही कहीं गायब हो जाता है। मैं बहुत ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं। रागनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि विभव गुस्से से चिल्ला उठा, बस करो रागनी, जब देखो तब माँ की शिकायत और माँ तुम्हारी। मैं तुम दोनों के बीच में अब पिसता जा रहा हूँ। ये कहते हुए विभव ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। उसने थके हुए हाथों से अपने माथे पर बल डाले और खुद से बुदबुदाने लगा, आखिर मैं क्या करूँ, किसे दोषी ठहराऊं? जब तक मैं अपनी आंखों से सच नहीं देख लेता किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सच सामने आएगा कैसे? मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। यही सब सोचते हुए उसने बिना देरी किए अपने एक भरोसेमंद दोस्त विवेक को फ़ोन किया और उसे चुपके से घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा। खास हिदायत दी कि किसी को भी जरा सी भनक ना लगे कि घर में कैमरे लगे हैं। अगले दिन विभा बड़ी बेचैनी से मोबाइल पर लाइव फुटेज देखने लगा। उसकी नज़र स्क्रीन पर जमी थी। दिल जोरों से धड़क रहा था कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन कुछ ही देर में कैमरे में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके पूरे होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी रागनी तो सुबह का सूरज अभी ठीक ढंग से आंगन में उतरा भी नहीं था कि घर की हवा भारी होने लगी। यह वह घर था जहां दीवारें सुनती थी लेकिन बोलती नहीं। पिछले कुछ समय से इस घर में एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंजता था, रागनी। 4 साल पहले वह इस घर में बहू बनकर आई थी, उम्मीदों और भरोसे के साथ। लेकिन धीरे धीरे वह भरोसा कहीं खोता चला गया और उसकी जगह शक ने ले ली। रागनी उस वक्त रसोई में थी, चूल्हे पर चाय उबल रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे मन पहले किसी अनहोनी को भाप चुका हो। तभी बाहर से तेज आवाज आई, सब देख लिया है मैंने, अब कुछ छुपा नहीं है। यह आवाज उसकी सास कमला देवी की थी। रागनी का दिल धक से रह गया। वह जानती थी कि जब भी इस तरह की आवाज घर में गूंजती है तो उसके लिए दिन आसान नहीं होता। आज मामला सिर्फ छोटा नहीं था। इस बार घर से पैसे गायब हुए थे, वो भी 25,000 रुपये। वो पैसे जो उसके पति विभव ने इलाज और घर की जरूरती खर्चों के लिए उसकी माँ को दिए थे। कमला देवी का कहना था कि उन्होंने खुद पैसे संदूक में रखे थे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। शोर सुनकर ससुर भी बाहर आ गए। उनकी खामोशी आंखों में सवाल थे, और वही सवाल रागनी को अंदर से तोड़ रहे थे। उसे एहसास हो गया कि अब कोई उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कभी थोड़े पैसे, कभी जेवर, कुछ न कुछ गायब होता रहा। हर बार उंगली उसी पर उठी थी। आंगन में जैसे फैसला सुनाया जाने लगा। रागनी को बीच में खड़ा कर दिया गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह बार बार कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुंच रही थी। जैसे सच बोलने वाला इंसान सबसे ज़्यादा अकेला हो जाता है। कमला देवी के शब्द जहर जैसे थे। तेरे आने के बाद ही घर का सुकून चला गया है। गरीब मायके का बोझ उतारने के लिए तू हमें लूट रही है। रागनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अपने आप उस कमरे की ओर चली गई जिसका दरवाज़ा बंद था। वह जानती थी कि उस कमरे के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे अगर उसने कह दिया तो सिर्फ ये घर नहीं टूटेगा, कई जिंदगियां बिखर जाएंगी। और इसी डर ने उसे चुप रहने को मजबूर कर दिया। उधर शहर में समुद्र की दूरी पर विभव थका हारा अपने कमरे में बैठा था। जब घर से फ़ोन आया तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। माँ की टूटी आवाज़ और पिता की नाराज़गी ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो मेहनत करके पैसा भेजता था ताकि घर चैन से चले, लेकिन हर कॉल उसे यही महसूस कराती थी कि हालात बद से बदतर होते रहे हैं। विभव उलझन में था। वह रागनी को जानता था कि उसकी सादगी और ईमानदारी को, फिर भी हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि सवाल उठने लगे थे। फ़ोन रखने के बाद वह देर तक खाली दीवार को देखता रहा। शक, डर और मजबूरी तीनों एक साथ उसके मन में घर कर चुके थे। उसे लगा कि अगर वह अब भी चुप रहा तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। शहर की उस ऊंची इमारत में खिड़की के पास खड़ा विभव देर तक बाहर देखता रहा। नीचे सड़क पर लोग आते जाते रहे, लेकिन उसके भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था। बीते कई महीनों से उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी कि घर में कुछ ठीक नहीं है। वह फ़ोन पर रोज बात करता, समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर कॉल के बाद हालात और उलझ जाते। उसे एहसास हो गया कि ये सिर्फ शब्दों से अब सच्चाई सामने नहीं आएगी। उसी बेचैनी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सोचकर भी उसका दिल कांप गया। यह फैसला भरोसे और रिश्ते की मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन हालात उसे इस मोड़ पर ले आए थे। उसने अपने शहर में रहने वाले एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया जो तकनीकी सुरक्षा के काम से जुड़ा था। विभव ने साफ कहा कि यह मामला घर की इज्जत से जुड़ा है और किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। योजना बेहद साधारण दिखाई गई। दोस्त को घर में बिजली की जांच के बहाने जाना था
उसी दौरान उसने बैठक और स्टोर रूम में छोटे छोटे उपकरण लगा देने थे जो दिखे नहीं और जिनकी जानकारी सीधे विभव तक पहुंचे। फोन रखते ही विभव की उंगलियां कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही घर में अपराध कर रहा हो, लेकिन सच्चाई जानने की तड़प उससे सबसे बड़ी हो चुकी थी। अगली सुबह घर का माहौल बोझिल था। रागिनी बिना कुछ कहे अपने काम में लगी थी। उसकी आंखों में नींद कम और ज़्यादा सोच थी। वह चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आ जाए तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा परिवार टूट सकता है। इसी डर ने उसे खामोश बना दिया था। जब विभव का दोस्त घर पहुंचा तो सास ने उसे ऊपर तक से नीचे तक देखा, लेकिन तारों में खराबी की बात सुनकर उसे अंदर आने दिया गया। रागनी रसोई में थी और बाकी लोग अपने अपने कमरों में। मौके का फायदा उठाकर दोस्त ने चुपचाप जरूरी उपकरण तय जगहों पर लगा दिए। काम खत्म होते ही वह चला गया और थोड़ी देर बाद विभव के फोन पर एक छोटा सा संदेश आया, सब तैयार है। अब विभव हर खाली पल में स्क्रीन देखता रहता। कैमरे में घर की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। कोई चौंकाने वाली बात नहीं दिख रही थी। रागनी सबके लिए खाना बनाती, पर खुद अक्सर बिना खाए ही रह जाती। एक पल के लिए विभव का मन डगमगा गया। उसे लगा शायद वह बहुत बड़ा गलत कदम उठा रहा है, लेकिन फिर पुराने आरोप और गायब चीज़ों की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। शाम होते होते घर शांत हो गया, दरवाजे बंद हो गए और बत्तियां बुझ गई। कैमरे की हल्की रोशनी में कमरे खाली दिख रहे थे। विभव को लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे चल रहा है। वह खुद से बहस कर रहा था, अगर रागनी दोषी हुई तो क्या होगा, और अगर नहीं हुई तो फिर वह किस पर शक कर रहा है। रात और गहरी हो गई, हर तरफ सन्नाटा था। मोबाइल की स्क्रीन पर अंधेरा छाया था। तभी अचानक कैमरे की सीमा में हलचल हुई। यह हवा नहीं थी, कोई था जो दबे पांव चल रहा था। विभव की सांसें तेज हो गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गया कि अब जो दिखने वाला है वही आने वाले कल की दिशा का तय करेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सामने आने वाली सच्चाई ने सिर्फ उसे शक को तोड़ेगी, बल्कि उसे यह भी सिखाएगी कि भरोसा टूटे तो सबसे ज्यादा चोट बेगुनाह को लगती है। उस रात विभव को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर फैली सुनसान सड़क उसे अपने मन में जैसी लग रही थी, खामोश लेकिन बेचैन। वो मोबाइल को बार बार हाथ में उठाता और रख देता। आज कुछ अलग होने वाला था, ये उसे भीतर ही भीतर महसूस हो रहा था। स्क्रीन पर रागिनी अपने कमरे में बैठी दिखाई दी। वह सो नहीं रही थी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरा थका हुआ। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। विभव के मन में बेचैनी और बढ़ गई। उसने खुद से कहा, यह सब शायद उसके दिमाग का वहम है। कुछ देर बाद कैमरे में हलचल दिखी। बाहर वाले कमरे की बत्ती जली और फिर धीरे कदमों की आवाज़ आई। विभव सतर्क हो गया। कोई व्यक्ति दबे पांव अंदर आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल में घबराहट थी। वो कोई अजनबी नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा इंसान लग रहा था जो इस घर से अच्छी तरह वाकिफ हो। वह व्यक्ति इधर उधर देख कर रुका, फिर धीरे से रागिनी के कमरे के पास आकर खड़ा हो गया। विभव की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे दिल बाहर निकल आएगा। तभी रागिनी उठी। उसने कोई शोर नहीं मचाया, न किसी को बुलाया, बस शांत कदमों से उस व्यक्ति के पास गई। दोनों के बीच कुछ देर तक धीमी बातचीत हुई, जिसकी आवाज़ कैमरे में नहीं आ रही थी, लेकिन रागिनी का चेहरा साफ दिख रहा था। उसमें डर नहीं था, बल्कि गहरी मजबूरी और चिंता थी। थोड़ी देर बाद वह अंदर गई और वापस आकर उस व्यक्ति को कुछ कागज और एक छोटी सी थैली थमा दी। विभव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में कई सवाल एक साथ उमड़ पड़े। यह चोरी नहीं लग रही थी, ये कोई सौदा भी नहीं था, ये किसी छुपे हुए एक बोझ को उतारने जैसा दृश्य था। वह व्यक्ति बार बार हाथ जोड़ रहा था, जैसे माफ़ी मांग रहा हो। जब वह चला गया तो रागिनी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर वह जमीन पर बैठ गई। उसका सिर घुटनों के पर टिक गया। उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थी, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल चुपचाप। विभव की आंखों में नमी आ गई। उससे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह जिस सच्चाई की तलाश कर रहा था वह चोरी या बेईमानी से कहीं ज़्यादा गहरी थी। विभव ने गहरी सांस ली। अब वह भाग नहीं सकता था। अब उसे सच का सामना करना ही था, पूरी जिम्मेदारी और इंसानियत के साथ। विभव के भीतर कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे वह शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। उसका सबसे बड़ा डर आज उसके सामने सच बनकर खड़ा था। जिस स्त्री को उसने अपने जीवन की सबसे साफ और पवित्र कड़ी माना था, वही उसकी आंखों के सामने घर की जमा पूंजी किसी और को सौंप रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये कोई छुपा हुआ रिश्ता था, कोई ऐसा सच जिसे रागिनी अब तक उससे छुपाती आई थी? वह चाहता था कि चीख कर उसका नाम पुकारे, उससे जवाब मांगे, मगर वह हजारों मील दूर था। बस देख सकता था, सब सह सकता था। तभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा साया जल्दबाजी में सामान समेटता हुआ खिड़की की ओर बढ़ा। जाते जाते उसने एक बार फिर रागिनी की तरफ देखा और हल्का सा हाथ उठा दिया। न जाने वह इशारा शुक्रिया का था या फिर अपराबोध का था। रागिनी वहीं खड़ी रही, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। जब तक वह साया खिड़की से कूद कर अंधेरे में गायब नहीं हो गया, वह हिली तक नहीं। उसके जाते ही कमरे में डरावनी खामोशी छा गई। लेकिन विभव के दिल में तूफान उठ चुका था। उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आने लगी, यह औरत तुझे तोड़ देगी। आज पहली बार उसे लगा कि शायद माँ की बातों में कुछ सच्चाई थी।
उसने अपनी आंखों से देखा था, चोर कोई बाहर का नहीं था, उसकी पत्नी खुद किसी गलत काम में शामिल थी। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में अटका हुआ था, आखिर वह आदमी कौन था? कैमरे के एंगल की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था, लेकिन रागनी रागनी की शांति साफ बता रही थी कि वह उस शख्स को जानती थी, पहचानती थी। कांपते हाथों से विभव ने कैमरा बंद करना चाहा, मगर उंगलियां उसका साथ नहीं दे रही थी। वह अभी देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद रागनी ने अलमारी बंद की और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों में सिर छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विभव के दिल में उसके लिए कोई दया नहीं थी। उसे लगा ये सब झूठा नाटक है, अपने गुनाह छुपाने का तरीका। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी जैसे आईने की तरह घूमने लगी। कैसे उसने सबके खिलाफ जाकर रागनी से शादी की थी, कैसे उसने भरोसा दिलाया कि यह लड़की उसके घर को संभालेगी, और आज वही लड़की घर की नींव हिला रही थी। उसने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वह घर फोन करेगा, सबको सच बताएगा, वीडियो दिखाएगा और रागनी को इस घर से निकाल देगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक स्क्रीन पर फिर हलचल हुई। विभव चौंक गया। क्या ये साया लौट आया था? क्या अभी भी कुछ बाकी था? उसने देखा कि वही परछाई दोबारा खिड़की से अंदर कूदी, मगर इस बार उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रागनी जो अब तक जमीन पर बैठी थी, उसे देखते ही घबरा कर खड़ी हो गई। वह आदमी उसके पास आया और अचानक उसके पैरों में गिर पड़ा। रोशनी अब कुछ साफ थी, उसका शरीर कांप रहा था, जैसे किसी बुरी लत से उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। वह गिड़गिड़ा रहा था, कुछ मांग रहा था। रागनी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विभव स्क्रीन के और करीब झुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आदमी के हाव भाव, कपड़े और अंदाज उसे जाने पहचाने लग रहे थे। ये कोई चोर नहीं था, न ही कोई अपराया। यह तो घर का ही कोई था। जब उस आदमी का हाथ उठा और हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तो चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन विभव के लिए वही धुंधलापन काफी था। वह चेहरा उसके अपने परिवार का था, उसका चचेरा भाई, वही लड़का जिसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुके थे, वही बच्चा जिसे उसके घर ने सहारा दिया था, जिसे माँ ने बेटे की तरह पाला था और जिसे विभव हमेशा छोटे भाई से बढ़कर मानता था। विभव का दिमाग सुन पड़ गया। उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह लड़का तो हमेशा शांत रहता, सब उसे बेचारी किस्मत का बच्चा कहते थे। फिर आधी रात को वह अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहा था, और उसकी हालत ऐसी क्यों थी, जैसे वह खुद पर काबू खो चुका हो। तभी विभव को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से उसका बदलता व्यवहार, अकेले रहना, बार बार पैसों की जरूरत। परिवार समझता रहा कि वह अपने माता पिता की कमी से जूझ रहा है। वह चचेरा भाई रागनी के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें डर और लत से भरी थी। वह कांपते हाथों से रागनी की चादर पकड़कर कुछ मांग रहा था। रागनी बार बार सिर हिलाकर मना कर रही थी, जैसे कह रही हो कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, मगर वह उसके पैरों से चिपका हुआ था और खुद को जमीन पर मारने लगा। रागनी डर गई। उसे लगा कि अब उसने सब कुछ नहीं किया तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। घबरा कर उसने अपनी कलाई से सोने की आखिरी चूड़ियां उतार दी, जो उसकी माँ की निशानी थी, और उसके हाथ में थमा दी। उसने उसे ऐसे झपट लिया जैसे किसी डूबते को तिनका मिल गया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से फिर खिड़की की तरफ भाग गया। रागनी दीवार से टिक कर बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखों में डर, थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। यह किसी गुनहगार औरत की बेबसी नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी जो परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद टूट चुकी थी। एक तरफ उसका पति विभव, जिसे वह खोने वाली थी, और दूसरी तरफ वह बच्चा जिसे उसी घर ने पाला था और जो आज अंधेरे में डूब चुका था। विभव के सीने पर जैसे कोई भारी बोझ रख दिया हो। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। वह जिसे चोरी समझ रहा था, वह तो मजबूरी थी। जिसे वह घर उजाड़ना मान मान रहा था, वह दरअसल घर की लाज बचाने की कोशिश कर रही थी। पूरा परिवार उस लड़के को मासूम समझता रहा, और वह इतना टूट चुका था कि अपनी ही भाभी को इस दलदल में घसीट लाया था। रागनी ने यह सच अपने ही दिल में इसलिए कैद करके रखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर ये राज बाहर आ गया तो सबसे पहले उसके बूढ़े माँ बाप टूट जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी ने जिस घर में कदम रखा वह बदनामी की आग भड़क उठी है। और सिर्फ यही नहीं, जिस लड़के को पूरा खानदान बेसहारा समझकर दया और प्यार से पालता आया, उसी पर उंगली उठेगी। रागनी ये सब नहीं चाहती थी कि वह एक औरत होकर भी अपने हिस्से का दर्द पी गई, बस इसलिए कि किसी और की इज्जत बची रहे। जब ये सच्चाई विभव के दिमाग में पूरी तरह उतर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे धरती घूमने लगी हो। उसका हाथ कांप गया और मोबाइल फिसलकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वह खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसे अपने ही किए पर घिन आने लगी। उसने रागनी पर शक किया था, और उस औरत पर जो हर रोज चुपचाप जहर पीकर भी मुस्कुराती रही। वह अकेली वहां सब कुछ सहती रही, इल्जाम, ताने, अपमान, और उसने कभी सफाई तक नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस दिन उसकी जुबान खुली उस दिन इस घर की नींव हिल जाएगी। विभव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि पछतावे और सम्मान के थे। उसे पहली बार समझ में आया कि रागनी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उस घर की ढाल थी।
उसने फिर से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर रागिनी अब भी उसी कमरे में थी, अकेली, चुप, थकी हुई। उसका मन किया कि वह सब कुछ छोड़कर उसी पल उसके पास पहुंच जाए, उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगे और दुनिया को बताए कि वह चोर नहीं बल्कि उस घर की सबसे बड़ी रक्षक है। मगर उनके बीच की दूरी और हालात की मजबूरी से रोक रही थी। विभव जान चुका था कि अब खामोशी कोई समाधान नहीं है, लेकिन सच को ऐसे सामने लाना होगा कि नुकसान कम से कम हो। फिर भी उसके दिल में उस चचेरे भाई के लिए आग जल रही थी, जिसे उसके माँ बाप की मौत के बाद इस घर ने सहारा दिया था, जिसे अपने ही बच्चे की तरह पाला गया था और जिसने उसी भरोसे को रोन दिया। विभव सोचता रहा कि क्या यह सब सबके सामने वीडियो चलाएगा या पहले कोई और रास्ता निकालेगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी की सबसे भारी रात बन चुकी थी। इस एक रात ने उसकी आंखों में भ्रम की परत हटा दी थी। जिन सामाजिक डर और पारिवारिक मान मर्यादा ने इस सच को दबा रखा था, वह अब उसके सामने खड़ा था। मगर फिलहाल ये सच सिर्फ विभव जानता था, बाकी घर वालों के लिए ये एक आने वाला तूफान था। कमरे की अंधेरी रात अब उसे उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी उसके दिल की खालीपन। वह घंटों एक ही जगह बैठा रहा और उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा। एक लड़का जिसे इस घर ने पाला, और वह लड़का उसकी पत्नी के पैरों में गिरकर अपनी नसों में दौड़ते हुए जहर की भीख मांग रहा था। उसे एक सच्चाई ने विभव को भीतर तक हिला दिया। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह भरोसे, रिश्तों और इंसानियत के टूटने की कहानी थी, और उस जुल्म की थी जिसे रागिनी ने चुपचाप सहा। तभी विभव ने ठान लिया कि अब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद दोस्त से संपर्क किया और कहा कि उस रात की रिकॉर्डिंग का वही हिस्सा सुरक्षित करके भेज दे, जिसमें उस चचेरे भाई की पहचान और रागिनी की मजबूरी साफ दिखाई देती हो। दोस्त ने बिना सवाल की उसकी बात मान ली। कुछ ही मिनटों में वह सच्चाई विभव के मोबाइल में आ चुकी थी। अब सबसे कठिन काम बाकी था, अपने माँ बाप को यह बताना कि जिस बच्चे को उन्होंने अनाथ समझकर गोद लिया, वही आज इस घर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। विभव ने सुबह होने का इंतजार किया। वह जानता था कि यही वक्त होगा जब उसके पिता पूजा के बाद आंगन में बैठते हैं और माँ जाप में लगी रहती है। सात समंदर पार बैठा विभव कांपते हाथों से पिता का नंबर मिलाता रहा। हर बीती घंटी के साथ उसका दिल और डूबता जा रहा था। फोन उठाते ही पिता की परिचित स्नेह से भरी आवाज आई। विभव का संयम टूट गया। रोते हुए उसने कहा, बाबा, चोर मिल गया है। उधर सन्नाटा छा गया। पिता ने माँ को आवाज़ दी। माँ उत्साह में बोली, मैं तो पहले से कह रही थी, यह सब रागिनी की वजह से है। उसके शब्द विभव के दिल में तीर की तरह लगे। भारी आवाज़ में उसने कहा, माँ, रागिनी बेगुनाह है। माँ गुस्से में भड़क उठी, लेकिन विभव ने बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह एक वीडियो भेज रहा है और उसे सबके सामने चलाया जाए, उस चचेरे भाई को भी बुलाकर। फ़ोन कट किया। कुछ ही पलों बाद वीडियो चला। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर रात का अंधेरा उभर आया और एक परछाई कमरे में दाखिल होती दिखने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, माँ ने घबरा कर कहा, मैं तो पहले कहती थी इस घर में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ तभी अधूरी रह गई। अगले ही पल फ्रेम में जो चेहरा उभरा, उनके शब्दों को गले में ही अटका दिया हो। वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं, वह उसी बच्चे का था जिसे उन्होंने अपने आंचल में सुलाया था, जिसके माता पिता के जाने के बाद इस घर ने उसे सहारा दिया था। माँ के हाथ से माला फिसलकर जमीन पर गिर गई और वह सुन्न होकर वहीं खड़ी रह गई, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। पिता कुछ बोल नहीं पाए। वीडियो में वह लड़का हड़बड़ाया हुआ था। उसकी आवाज़ टूटी थी, सांसें बिखरी हुई थी। वह रागिनी से पैसे नहीं, राहत मांग रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह खुद से हार चुका हो। और रागिनी वह कांपते हाथों से अलमारी के कोने से बची कुची चीज़ें निकालकर उसे थमा रही थी। यह दृश्य पिता के लिए किसी अदालत के फैसले से कम नहीं था। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन चेहरा बूढ़ा हो गया। उसी समय रागिनी रसोई से बाहर आई। उसे लगा शायद किसी को चक्कर आ गया है। उसने माँ को पानी देने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन माहौल देखकर ठिठक गई। पिता की आंखें लाल थी, माँ की उंगलियां कांप रही थी। रागिनी के दिल में एक ही ख्याल उठा, अब सब खत्म हो गया। शायद विभव ने सब जान लिया है। शायद आज उसका घर छिन जाएगा। तभी वह चचेरा भाई सामने आया। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा पीला था, नशा उतर चुका था और सच्चाई का बोझ उसके कंधों पर था। पिता ने उसे देखा, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बेहद थकान से। उन्होंने भारी आवाज में बस इतना कहा, तू जानता है इस घर ने तुझे क्यों पाला था? वह लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। माँ अचानक चीखी नहीं, रोई। वे बेबस रागिनी की ओर मुड़ी और पहली बार उनकी आंखों में सवाल नहीं, शर्म थी। तू ये सब कब से सह रही थी? रागिनी ने सिर झुका लिया। यही उसका जवाब था। तभी फोन की घंटी बजी। विभव का कॉल था। पिता ने स्पीकर पर डाल दिया। विभव की आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति में गहरी चोट छिपी थी। उसने कहा, बाबा, रागिनी ने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आप लोग उसे उस लड़के को खो देते जिसे आपने पाल कर बड़ा किया। उसने अपनी चुप्पी से पूरे घर को संभाल कर रखा और हमने उसी चुप्पी को उसका गुनाह समझ लिया।
कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ माँ की सिसकियाँ थी। उन्होंने धीरे धीरे रागिनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। बेटी, हमने तुझे समझा नहीं, उन्होंने कहा। हम अपने ही डर में अंधे हो गए थे। दूसरी तरफ विभव के पिता का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने आप देखा ना ताब और सूरज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में थप्पड़ की आवाज़ नहीं बल्कि बरसों की चुप्पी गूंज उठी। गुस्से और टूटे हुए विश्वास के बीच उनकी आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा कि तू इतने महीनों से घर के पैसे चुरा रहा था और हम अपनी ही बहू को दोषी समझते रहे। हमने उसी पर शक किया, उसी को अपमानित किया और तू हमारे भरोसे को ही खा गया। सूरज अब खुद को संभाल नहीं पाया। वह फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते उसने कबूल किया कि हाँ, उसे नशे की लत लग चुकी थी। शुरुआत में उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इतनी गहराई में फंस जाएगा। उसने बताया कि एक दिन भाभी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था और वे घबरा गई थी, और जब वे आप लोगों को सब बताने जा रही थी तभी उसने उल्टा उन्हें डरा दिया। उसने कहा था कि अगर उन्होंने किसी से सच कहा तो वह उन पर बेहद घटिया इल्ज़ाम लगा देगा। सूरज की आवाज़ और भारी हो गई जब उसने आगे कहा कि उसने जानबूझकर वही बात चुनी जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने कहा था कि अगर वह ये फैला देगा कि भाभी अपने पति से दूर रहने की वजह से गलत इरादे पाल रही है और उसी बहाने घर की शांति बिगाड़ना चाहती है। सूरज ने यह भी स्वीकार किया कि उसे पता था कि माँ को रागिनी कभी खास पसंद नहीं रही। रागिनी ये सच्चाई अच्छी तरह जानती थी और इसी डर और बदनामी के कारण भाभी चुप रही और उसी चुप्पी का उसने फ़ायदा उठाया। उसने सिर झुकाकर बताया कि कैसे वह धीरे धीरे उन्हें ब्लैकमेल करता रहा, कभी डर दिखाकर, कभी हालात का हवाला देकर। घर के पैसे, गहने, जरूरत का सामान सब वह उनसे लेता रहा और बदले में रागिनी ने चुपचाप सब सहा, सिर्फ इसलिए ताकि घर की इज्जत बची रहे और बूढ़े माँ बाप को ये कड़वी सच्चाई न झेलनी पड़े। सूरज की बातें सुनते ही माँ की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। वह कांपते हुए रागिनी के पास आई और पहली बार बिना किसी सवाल, बिना किसी शक के उसके हाथ सामने जोड़ दिए। उनकी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, हमने अपनी ही ममता में अंधे होकर तुझे पराया समझ लिया। हमने तेरे आंसुओं को नाटक समझा और तेरी खामोशी को तेरी चालाकी। हमें माफ़ कर दे। अगर तूने उस दिन सच बोल दिया होता तो शायद ये घर उसी दिन बिखर गया होता। पिता की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने भारी मन से कहा कि आज उन्हें एहसास हो गया है कि बहू ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपने घर के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि बिना सच्चाई जाने उन्होंने रागिनी को ताने, शक और अपमान में झोंक दिया। वे बोले, एक बेटी की तरह आई इस लड़की ने घर को जोड़े रखा और वे उसी को तोड़ते रहे। रागिनी अब और खुद को रोक ना पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसू में शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि अगर एक लड़की की चुप्पी से घर बच सकता है तो उसे चुप रहना मंजूर था। वह नहीं चाहती थी कि जिस बेटे को आप लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया वह इस घर की बर्बादी की वजह बने। उस पल माँ ने उसे गले लगा लिया। यह गले लगाना माफ़ी का था, स्वीकार का था और उस एहसास का कि असली रिश्ते खून से नहीं, समझ और त्याग से बनते हैं। कमरे में खड़े सभी लोग जान चुके थे कि सच्चाई देर से सामने आई है, लेकिन अब उसे नकारा नहीं जा सकता। उसी शाम सूरज को शहर के बाहरी इलाके में बने एक नशा मुक्ति केंद्र में ले जाया गया। वह जगह किसी अस्पताल से ज़्यादा एक परीक्षा की थी, जहाँ इंसान को दवाइयों से नहीं बल्कि अपने ही सच से लड़ना पड़ता था। जब गाड़ी घर के गेट से बाहर निकली तो किसी ने आंसू नहीं बहाए, कोई आवाज़ नहीं उठी। आंगन में बस एक ठहरी हुई चुप्पी रह गई, जैसे घर ने पहली बार लंबी सांस ली हो। यह सन्नाटा डरावना नहीं था बल्कि उस शोर से राहत भरा था जो महीनों से झूठ, शक और आरोपों की शक्ति में दीवारों से टकरा रहा था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और घर के रिश्तों की गांठें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। जिस सास की नज़रों में कभी रागनी हर सवाल की वजह थी, वही अब बिना उससे पूछे कोई फैसला नहीं लेती। उसे ये समझ आने लगा था कि सच्चाई हमेशा बोलने वाली की आवाज़ों में नहीं होती, कभी कभी वह चुप रहकर भी खुद को साबित कर देती है। रागनी अब उस घर में बहू नहीं बल्कि संतुलन बन चुकी थी, वह धुरी जिसके चारों ओर बाकी रिश्ते टूट टिके हुए थे। कुछ समय बाद विभव भी सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया। घर में कदम रखते उसे महसूस हुआ कि यहाँ अब भी वही दीवारें हैं, वही छत है, लेकिन हवा बदल चुकी है। उसने रागनी से कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि उसने सबसे कीमती चीज़ खोने की कगार पर पहुंचकर उसकी कीमत समझी है। जिन गहनों को हालात ने छीन लिया था उन्हें लौटाना उसके लिए जरूरी था। दूसरी तरफ सूरज का इलाज आसान नहीं था। वहाँ नशे से ज़्यादा उसकी कमजोरियों का इलाज हो रहा था। हर दिन उसे यह स्वीकार करना पड़ता कि वह सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि अपनी गलतियों का जिम्मेदार भी रहा है। कई रातें ऐसी थी जब वह खुद से भागना चाहता था, लेकिन रागनी और विभव ने उसे यह एहसास दिलाया कि गिरना अपराध नहीं, वहीं पड़े रहना अपराध होता है। वे उसे उम्मीद नहीं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहे। जब महीनों बाद सूरज घर लौटा तो वह अपने साथ कोई नाटक या वादा नहीं लाया। वह सिर्फ चुपचाप आया, आंखें झुकाए। उसने किसी के पैर नहीं छुए, किसी से माफ़ी नहीं मांगी, बस रागिनी के सामने खड़ा होकर इतना कहा कि अब वह खुद से झूठ नहीं बोलेगा। रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है
जब उसे दोबारा मौका मिलता है, और मौका हर किसी को नहीं मिलता। घर की फिजा अब अलग थी। सास और ससुर को ये एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहू नहीं, अपने डर और समाज की आवाज़ को घर में जगह दी थी। उन्होंने अपनी गलती को शब्दों में नहीं, फैसलों में सुधारा। रागिनी को घर की जिम्मेदारियां सौंपना कोई आसान एहसान नहीं था, बल्कि एक स्वीकार था कि जिसने सबसे ज़्यादा सहा वही सबसे ज़्यादा समझदार निकली। रागिनी ने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वक्त ने उसे सही साबित किया है। उसने न जीत का जश्न मनाया, न किसी को नीचा दिखाया। उसकी ताकत उसकी सहजता में थी। सूरज के लिए नई शुरुआत आसान नहीं थी। नशे ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन रागिनी ने उसे गिरा हुआ नहीं, अधूरा समझा। विभव ने उसे याद दिलाया कि परिवार का मतलब गलती छुपाना नहीं होता, गलती सुधारने का साथ देना होता है। धीरे धीरे सूरज ने पढ़ाई दोबारा शुरू की। वह अक्सर कहता कि अगर उस वक्त उसे सबके सामने तोड़ दिया गया होता तो शायद वह खुद को कभी जोड़ नहीं पाता। रागिनी की खामोशी ने उसे मौका दिया, और उसी मौके ने उसे बदल दिया। विभव ने भी एक बात हमेशा के लिए सीख ली थी कि शक वह आग है जो सच को नहीं, रिश्ते को जलाती है। आज उस घर की पहचान किसी घटना से नहीं, बल्कि एक फैसले से होती है। उस फैसले से जिसमें सच को देर से सही मगर सही जगह दी गई। रागिनी को अब लोग सहनशील बहू नहीं, समझदार स्त्री कहते हैं। ये कहानी ये सिखाती है कि सब्र हमेशा सही होता है, बल्कि यह कि सब्र तभी ताकत बनता है जब उसके पीछे आत्मसम्मान खड़ा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।